नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषणी फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो प्राइसिंग की जाती है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको फर्स्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्टिव है तो ये तो अपन ने एक्सप्लेन कर लिया। अब इस अपन नेक्स्ट देखेंगे कि सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। तो सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव में अपन देखेंगे कि मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम, कि वो प्रॉफिट तो हर पर यूनिट पे कम रखता है परंतु अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता है। तो जब सेल्स वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, सेल अधिक मात्रा में होएगी तो अधिक सेल होने से उसको ऑटोमेटिकली अधिक प्रॉफिट होएगा, उसकी जो टोटल जो रिटर्न है वो अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से संस्था को इसका दूसरा फायदा ये भी हो सकता है कि जब उसकी वो मार्केट पे यदि वो छाई हुई है तो उसका रिजल्ट होगा जो दूसरी कॉम्पिटिटिव जो इंस्टीट्यूशंस आएगी तो वो मार्केट में उनको एंट्री करने में थोड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इस प्रोडक्ट की, इस कॉमर्शियल यूनिट की एक आइडेंटिटी बनी हुई है, एक ब्रांड नेम का लोगों को फेथ हो रखा है। तो उसके कारण से दूसरे को आने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। तो इस तरह से ये कंपटीशन की फाइट बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। परंतु ये एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो बढ़ाने के लिए कार्य करेगा तो इसके लिए कुछ इसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो उन एफर्ट्स में जैसे हो सकता है कि वो अपनी जो सेल्स प्रमोशन है उस स्कीम को बढ़ाए। तो सेल्स प्रमोशन को जब वो बढ़ाएगा तो उसका रिजल्ट होगा कि उस सेल्स प्रमोशन के कारण से जो कस्टमर्स हैं उनके पास में ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा आने से वो उस प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में लेंगे। अब जैसे सेल्स वॉल्यूम कैसे बढ़ा जाए, आपने कई बार कोई सामान खरीदा होगा तो आपने देखा होगा कि बाय 1 गेट 2 गेट 4 या उसके साथ में कोई एक प्रोडक्ट और दूसरा साथ में आता है। तो अब इसका सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया कि अपने को कोई एक प्रोडक्ट है, सपोज करिए कि उसकी रेट 100 रुपीज़ है और वही यदि 4 का जैसे बाथिंग सोप है तो वो 4 सोप का एक पैकेट बन साथ में दे रहे हैं और उन्होंने 100 की या 50 रुपीज़ की एक सोप है और उन्होंने उसको 4 का पैकेट बना लिया। तो वैसे देखा जाए तो वो 200 रुपीज़ की हो गई 50 शॉप के हिसाब से। परंतु उसी शॉप को यदि सपोज करिए कि वो 150 रुपीज़ में दे रहे हैं तो 100 में दे रहे हैं, या उनके साथ में कोई अपने को और प्रमोशनल कोई भी आइटम दे रहे हैं तो अपन वो चीज़ लेकर के आ जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, उनका सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया और वो सेल्स वॉल्यूम बढ़ के साथ में उसने डिफीट भी किसको किया, जो उसका कॉम्पिटिटर उसको डिफीट कर दिया। क्योंकि अपन जब ऑलरेडी बाथिंग सोप घर पे ला चुके हैं तो अपन 4 साबुन ला चुके, तो ये ऐसा आइटम नहीं है कि इसको अपन कितनी भी मात्रा में काम में ले सकते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि अपन दूसरे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से ये लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाए हुए रख सकता है। तो ये हो गया अपना मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम। अब अपन देखेंगे कि मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब वो सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना ये हो सकता है कि जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं उनको वो सेल ज़्यादा करें, परंतु कई बार उनका ऑब्जेक्ट होता है कि जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं वो तो उनकी ब्रांड लॉयल्टी के अंतर्गत आ रहा है, परंतु वो उसके साथ साथ में और नए कस्टमर्स को भी जोड़ना चाहता है। तो जब वो नए कस्टमर्स को जोड़ना चाहता है तो उस कंडीशन में उसको अपना ऐसा कोई स्कीम चलानी होगी, कोई भी ऐसा अभियान चलाना होगा कि उसके अंतर्गत जो नए कस्टमर्स हैं वो उसके साथ में जुड़े और वो उसके प्रोडक्ट को ले। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जो पुराने कस्टमर्स हैं, मतलब जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो तो उनके साथ है ही है, परंतु नए कस्टमर्स और जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि नंबर ऑफ कस्टमर्स जब बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते ही उनका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अब इसको वो कैसे बढ़ा सकते हैं अपने सेल्स वॉल्यूम को, तो इसके अपने प्रोडक्ट की प्राइस को वो रीजनेबल रख सकते हैं, कम रख सकते हैं,
प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख करके, उसके प्राइस को देख करके, उसकी जो यूटिलिटी है उसको देख करके या उसकी यूनिकनेस को देख करके किसी भी तरह से वो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए और इस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट की सेल को ज़्यादा कर सकता है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे मेंटेनिंग द मार्केट शेयर। अब कई बार जो प्रोडक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, प्राइसिंग का ऑब्जेक्ट होता है कि अभी तक मार्केट शेयर उसका जितना है कम से कम वो उतना बना रहे, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है उस मार्केट में यदि नए कॉम्पिटिटर्स भी एंट्री कर रहे हैं तो नए कॉम्पिटिटर्स एंट्री कर रहे हैं तो भी उसका मार्केट शेयर उतना ही बने रहे, वो उससे डाउन नहीं हो। तो इसके लिए वो एफर्ट्स करता है। तो ये स्थिति कब पैदा होती है? जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन की स्थिति है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कि उस कट थ्रोट कंपटीशन के टाइम में वो ये चाहता है कि वो उस मार्केट में जिस पोजीशन में है वो उस पोजीशन में एज इट इज़ बना हुआ रहे। तो अब कई बार वो ऐसा करता है कि उसमें अपने बाजार, अपनी जो प्राइस है उसमें वो कई बार अपनी प्राइस को भी कम करता है, जो प्रॉफिट की जो रेट है उसको भी कम कर देता है कि एक बार वो यदि मार्केट से आउट हो गए तो मार्केट में एंट्री उनकी मुश्किल होगी, क्योंकि कस्टमर के पास यदि उस प्रोडक्ट का नाम यदि उनके दिमाग से हट जाएगा, वो दूसरे प्रोडक्ट परचेज करने लग जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट की वापस इमेज बनाना उनके लिए कठिन हो जाएगी। तो इसके लिए वो कुछ भी प्रयास करते हैं, अपना प्रॉफिट रेशियो कम करते हैं या अपने कॉस्टिंग को कम करने के लिए एफर्ट्स करते हैं और इस तरह से वो मार्केट रेशियो को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब है कि मार्केट रेशियो को बनाना, और दूसरा उनका और साथ में चलता है मैक्सिमाइजिंग द मार्केट शेयर। अब है कि अभी तक उनका यदि ऐसे बिल्कुल स्मूथली कार्य चल रहा है, उनकी बिक्री हो रही है, तो अब वो क्या चाहेंगे कि उनका जो मार्केट शेयर है जहाँ अभी है वो उससे और बढ़ जाए, तो उसके लिए वो कार्य करता है। तो इसके लिए कब कर सकते हैं कि जब जो प्रोडक्शन यूनिट है उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कैपेसिटी को क्या वो और बढ़ा सकता है, उसका फुल उपयोग कर सकता है कि उसको करके वो मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है। तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो होगा कि उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट उसके यूज़ आ जाएगी और वो फिक्स कॉस्ट काम आने से उसकी जो पर प्रोडक्ट जो कॉस्टिंग है वो कम आ जाएगी, क्योंकि उसी फिक्स कॉस्ट में अधिक यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से उसको प्रॉफिट रेशियो उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उसकी सेल्स वैल्यू बढ़ जाएगी और चूंकि उसको एक्सपीरियंस है तो उसका वो फ़ायदा उठा करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी अच्छा रखेगा। तो इस तरह से वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेगा, लार्ज स्केल पर सेलिंग करेगा और लार्ज और बड़े पैमाने पर ही वो साथ में प्रॉफिट भी अर्न करेगा। तो इससे उसको ये फ़ायदे मिलेंगे। तो ये अपन ने देखा सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट। अब अपन देखेंगे स्टेटस को ऑब्जेक्टिव्स, कि वो मार्केट में जहाँ है वहाँ बने रहना चाहता है। मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन की स्थिति है कि उस कंपटीशन से वो में अपने आप को बनाए रखना भी उनके लिए बहुत कठिन काम है। मैंने आपको बताया कि था कि जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है तो उस स्थिति में उनको वो बनाए रखना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसके लिए भी उनको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए उसको करना होगा स्टेबलाइजिंग द प्राइस, कि अब उसको अपनी प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं करें, वो अपनी प्राइस को एक स्थिरता प्रदान करें। और जब स्थिरता प्रदान करेगा तो उसके जो प्रोडक्शन यूनिट है वो उसकी सही चलती रहेगी। तो जब वो प्रोडक्शन यूनिट्स अपनी मूल्य स्थिरता बनाए हुए हैं, अपनी एक गुडविल को प्राप्त कर लेगी, तो उसकी एक तरह से वो लीडर यूनिट बन जाएगी। तो जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी उसको फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करके जैसे उसकी प्राइस है उस प्राइस के साथ साथ में या उसके सिमिलर वो अपनी प्राइस को भी डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से जो बड़ी संस्थाएं हैं और जो ख्याति प्राप्त संस्थाएं हैं वो अपने मूल्यों को एक रीजनेबल लेवल तक उसको
स्टेबल रख सकती है और इस तरह से वो स्टेबल रख करके अपने मार्केट शेयर को बढ़ा भी सकती है और अपने आप की बिक्री को भी अधिक कर सकती है। फिर अपन देखेंगे मीटिंग द कॉम्पिटिशन। अब उसको है कि वो जो कंपटीशन है तो उस कंपटीशन को वो फेस करें। अब इसको कंपटीशन कैसे फेस करें, तो जहाँ हेल्दी कंपटीशन है वहाँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट उसमें स्कीमिंग था, क्रीम पॉलिसी की कई बार ऐसी संस्थाएं आ जाती है, तो उस कंडीशन में वो कंपटीशन कैसे फाइट करें, तो उसको इसके लिए करना होगा कि उसका मुकाबला वो किस तरह से करें। तो इसके लिए वो ये भी पॉलिसी कर सकती है कि कुछ टाइम के लिए अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को वो डाउन कर देती है, और जब वो प्रोडक्ट्स की प्राइस को डाउन कर देती है और जब तक जो कॉम्पिटिटिव यूनिट्स हैं वो मार्केट में आए तब तक वो अपनी लो प्राइस पे अपने मार्केट में अपना एक प्लेस बना लेती है, अपना एक शेयर बना लेती है और लोगों में अपने प्रोडक्ट की एक पहचान बना लेती है। तो उसको वो पहचान का फ़ायदा उसको बाद में मिलता है और उसका होता है कि वो प्रतिस्पर्धा में टिकी हुई रहती है और वो आगे बढ़ सकती है। अब है कि परंतु ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक वो यदि उसको मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है तब तो वो लंबे समय तक चलती रहेगी। परंतु कई बार संस्थाएं मार्केट में रहने के लिए एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो ये भी पॉलिसी अपना लेती है कि अपने कॉस्ट से भी कम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करें, या वो अपना जो उसकी जो पूरी सीरीज़ है उस सीरीज़ में से वो कुछ प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देती है ताकि कि उसके कारण से लोग बाग उसके प्रोडक्ट को खरीदें, परंतु लंबे समय तक ये पॉलिसी नहीं चल सकती है। फिर अपन देख लेंगे कि टू एंश्योर एग्जिस्टेंस, कि कभी कभी उसको अपना मूल्य वो कम भी कर देती है, पर कम करने के लिए उसको एग्जिस्टेंस भी तो होनी चाहिए कि यदि वो अपने रेवेन्यू से अपनी कॉस्ट को ही पूरा नहीं कर पा रही है, फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को, तो उसको कुछ समय बाद में अपनी यूनिट को बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से उसको ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। तो उसको यदि उसके प्रोडक्ट्स यदि कुछ अप्रचलित हो गए तो वो उन प्रोडक्ट्स को बंद कर दें, उस पर इनोवेशन करें और कुछ नए प्रोडक्ट वो सामने लाएं। तो कई बार उसका जो मूल्य निर्धारण है वो अस्तित्व रक्षा का भी हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट को मूल्य परिवर्तन का ध्येय रहता है और वो कि इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये हो गया स्टेटस क्वो ऑब्जेक्टिव्स। अब अपन इसके साथ में देखेंगे कि वो कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी साथ में रखती हैं। तो अदर ऑब्जेक्टिव्स में कि वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर के सामने प्रूव करती है कि उसका जो प्रोडक्ट है इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो अब वो बेस्ट प्रोडक्ट को प्रूव कैसे करें, तो उसको प्रूव करने के लिए उसको अपनी क्वालिटी को सिद्ध करना होगा। तो क्वालिटी को सिद्ध करने के लिए कई बार जैसे लग्जरी आइटम्स हैं, तो लग्जरी आइटम अपनी क्वालिटी को प्रूव करते हैं और इसके लिए वो हाई प्राइस रखते हैं। तो वो हाई प्राइस होते हुए भी वो ब्रांड लॉयल्टी के कारण से, अपनी क्वालिटी के कारण से वो प्रोडक्ट मार्केट में टिके हुए रहते हैं और कस्टमर्स उसको एंजॉय भी करते हैं, उसको परचेज भी करते हैं और कस्टमर की इसी ब्रांड लॉयल्टी को वो एनकेश करते हैं और वो उसके साथ में अपनी सेल को बढ़ाते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो एक तो ये हो गया कि वो अपनी हाई क्वालिटी को प्रूव करता है। दूसरा वो मन कर सकते हैं कि वो अपनी जो छवि है वो उसकी एक रीज़नेबल प्राइस की छवि बना सकते हैं कि उनकी जो प्राइस है सबसे ज़्यादा रीज़नेबल है, कि इस प्राइस पर मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है और जैसी वो क्वालिटी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्ट है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उनको वो प्रोडक्ट उनका बिकेगा आराम से, क्योंकि उनकी बिक्री बहुत आराम से होगी, क्योंकि उनको वो प्रूव कर रहे हैं कि या तो उनकी हाई क्वालिटी है और या फिर उनकी रीज़नेबल प्राइस है। तो उसको देख करके कस्टमर ऑटोमेटिकली लेंगे। तो इस तरह से बच्चों अपन ने देखा कि जो प्राइसिंग की जाती है प्रोडक्ट की, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है और मेन ऑब्जेक्ट होता है अपने आप को कंपटीशन में सरवाइव करना और अपने
प्रॉफिट को इतना बनाए रखना कि वो अपने खर्चों को निकाल सके, अपने प्रोडक्शन यूनिट को चला सके। थैंक यू।